हेलो दोस्तों। मैं अब ये चैप्टर लेकर आया हूँ टीडीएस। देखो, मैं रिवीजन क्लास डाल रहा हूँ ये सीए फाइनल के लिए, जो कि आप 10-10 15-15 मिनट में इस चैप्टर का रिवीजन कर लोगे। अगर आपको ये अच्छी लगे ना तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखना, ठीक है? और रेफ़र करना प्लीज़, ताकि मैं अच्छे से और वीडियो बना सकूं। ठीक है, इतनी मेरी मदद कर देना बस। ठीक है, और मैं आपको 15-15 20-20 मिनट में ये वीडियो बना के दे दूंगा, ताकि आपका एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन हो सके और आपको सब कुछ याद आ जाए पेपर के टाइम पे। क्योंकि मेन प्रॉब्लम पता है क्या होती है? आधी से ज़्यादा चीज़ें हम पेपर के टाइम पे भूल जाते हैं, और जो क्वेश्चन होता है ना, उसका आंसर भी एक पॉइंट में ही लिखना होता है, बट याद नहीं आती है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है ना? और अगर आपको समझ में आ जाए ना चैप्टर, तो लिख लिख के देखना, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे ना, उतनी ज़्यादा एग्जामेशन सिक्योर होती है। ठीक है। चैप्टर टीडीएस चैप्टर की बात करूँ तो सेक्शन 51 सबसेक्शन 1, जो सेक्शन 51 सबसेक्शन 1 कहता है कि जो स्पेसिफाइड कैटेगरी पर्सन होते हैं और नोटिफाइड कैटेगरी के पर्सन होते हैं, जितनी भी स्पेसिफाइड कैटेगरी के पर्सन होते हैं, नोटिफाइड कैटेगरी के पर्सन होते हैं, उनको टीडीएस काटना है। तो जो भी सप्लायर होगा, सप्लायर किस कैटेगरी का है? इस नोटिफाइड कैटेगरी का है या स्पेसिफाइड कैटेगरी का है, इनको क्या करना है? टीडीएस काटना है। जब भी पेमेंट ये क्या करेंगे, जब भी पेमेंट रेसिपिएंट, ये रेसिपिएंट होते हैं, रेसिपिएंट टीडीएस काटता है। सप्लायर को जब भी पेमेंट करेगा ना, टीडीएस काटने के बाद पेमेंट करेगा सप्लायर को। तो स्पेसिफाइड कैटेगरी का पर्सन हो या नोटिफाइड कैटेगरी का पर्सन हो, ये नॉर्मली क्या होता है, गवर्नमेंट होती है, इनको क्या करना है? टीडीएस काटना है। इनको टीडीएस काटने की ऑब्लिगेशन दे दी। तो जब इन्होंने सप्लायर से क्या ली? सर्विस ली। सर्विस लेते टाइम अब जो क्या करेंगे, ये नोटिफाइड कैटेगरी के पर्सन या स्पेसिफाइड कैटेगरी के पर्सन ये क्या करेंगे, जब भी पेमेंट करेंगे तो टीडीएस काट लेंगे। अच्छा, कितना काटेंगे? रेट डिसाइड है। CGST एक्ट 1%, SGST 1%, टोटल IGST का 2%, टोटल बोलते हैं ना 2% का टीडीएस कटता है, तो 2% का टीडीएस काटा जाता है। ठीक है। फिर सेक्शन 51 सबसेक्शन सेक्शन 51 का जो ये कहता है कि अगर आपकी वैल्यू कितने से ज़्यादा है, 2.5 लाख से ज़्यादा है, आपको क्या करना पड़ेगा? टीडीएस काटना पड़ेगा। अच्छा, 2.5 लाख कैसे देखना है? ये वैल्यू 1 लाख, ये GST 18%, 18,000। ठीक है, टोटल वैल्यू हो गई 1,18,000। आपको ये वाली वैल्यू देखनी है। अगर अगर ये वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है तो टीडीएस अप्लाई हो जाएगा और 2% का टीडीएस कट जाएगा। अगर वैल्यू 2.5 लाख से नीचे है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू देखनी है विदाउट जीएसटी। अगर ये 2.5 लाख से ज़्यादा है तो टीडीएस कट जाएगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। सेक्शन कौन सा चल रहा है? सेक्शन 51 चल रहा है। ठीक है। टीडीएस कितना काटना है? 2% काटना है। जीएसटी एक्सक्लूड करके देखना है। अगर वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है तो टीडीएस कटेगा। कितना कटेगा? जितनी वैल्यू होगी ना, जितनी वैल्यू होगी उसका 2% ये कट जाएगा। हालांकि वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, बट वो मैंने समझने के लिए एग्जाम्पल लिख रखा है। ठीक है। अब बात करते हैं सप्लाई होगी तो टीडीएस कटा जाएगा। सप्लाई कौन सी वाली? टैक्सेबल सप्लाई है, टीडीएस कटेगा। एग्जेम्प्ट सप्लाई है, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। सप्लाई कैसी होनी चाहिए? टैक्सेबल होनी चाहिए, तभी टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटा जाएगा। एग्जेम्प्ट है, नो टीडीएस। अगर सपोज करो एग्जेम्प्ट भी है टैक्सेबल, दोनों का कॉम्बिनेशन करके इनवॉइस काटा, तो जो टैक्सेबल सप्लाई होगी ना, सिर्फ उसी के ऊपर टीडीएस काटना, एग्जेम्प्ट वाले पे टीडीएस मत काटना। अब जो रेसिपिएंट है, स्पेसिफाइड कैटेगरी का रेसिपिएंट होगा या नोटिफाइड कैटेगरी का? स्पेसिफाइड कैटेगरी कितनी है? 3 है। नोटिफाइड कैटेगरी कितनी है? 3 है। ये नोटिफाइड कैटेगरी में गवर्नमेंट की बात करी गई है। स्पेसिफाइड कैटेगरी को सेक्शन 51 नहीं बता दिया। इनको क्या करना है? टीडीएस काटना है। जो रेसिपिएंट है, ठीक है, टीडीएस डिडक्टर होगा तो टीडीएस काटेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा? आप सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी करवाना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन इनका कंपलसरी है। अब सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब रेसिपिएंट है, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन सपोज करो ले रखा है, तो भी अलग से सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और अंडर सेक्शन 24 के तहत लेना पड़ेगा, जिसमें ये टीडीएस काटेगा। सिर्फ टीडीएस काटने का ही काम होगा। ठीक है। सेक्शन 25 में क्या करना पड़ेगा? इनको रजिस्ट्रेशन का स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में REG 07 में ये एप्लीकेशन देंगे, ऑफिसर वेरीफाई करेगा और सर्टिफिकेट इशू कर देगा। ठीक है, आज से आप रजिस्टर्ड हो, RC इशू करेगा, REG 06 के अंदर RC इशू कर देगा। ये सेक्शन 25 में रजिस्ट्रेशन की बात करता है। सेक्शन 51 का सबसेक्शन 1 हो गया। सेक्शन 51 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 कहता है जितना भी आपने टीडीएस काटा है सप्लायर का, अब आपको जमा कराना पड़ेगा अगले महीने की 10 तारीख तक। जैसे ही आप टीडीएस काटोगे, रेसिपिएंट जैसी काटेगा, जमा कराएगा, अपने कैश लेजर के थ्रू जमा कराएगा, तो वो सप्लायर के
रिटर्न में शो होने लगेगा। जैसे ही सप्लायर अपनी रिटर्न फाइल करेगा उसका रिफंड मंगवा लेगा। आपने रिटर्न फाइल करते समय देखा भी होगा TDS TCS का रिफंड आता है, तो वो कैसे आता है, आपने उधर एक्सेप्ट कर दिया होगा, एक्सेप्ट करने के बाद रिटर्न फाइल हो जाती है, तो वो जो पैसा है वो कैश लेजर में आ जाता है। कैश लेजर से या तो आप टैक्स की पेमेंट कर दो या उसको रिफंड मंगवा लो, दोनों ऑप्शन होते हैं। ठीक है, REG 0 मतलब GST, वो तो खैर कोई बात नहीं, टैक्स की पेमेंट हो गई, चालान के थ्रू पे कर देता है। अच्छा, अगर सपोज करो आपने रिटर्न लेट फाइल करी, 100 रुपये पर डे की पेनल्टी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5,000 तक जाएगी। अच्छा, ये CGST एक्ट किया है, SGST की अलग चलेगी। 51 का सबसेक्शन 3 जो सिंपल ये कहता है कि TDS काटा है तो TDS सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ेगा। ठीक है, TDS सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ेगा। कितने दिन में देना पड़ता है? TDS सर्टिफिकेट 5 दिन के अंदर अंदर देना होगा। ठीक है, TDS सर्टिफिकेट 5 दिन के अंदर देना है। 51 का सबसेक्शन 3 सिंपल यही बात कहता है। ठीक है, सर्टिफिकेट GSTR 7A में दिया जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात, प्रैक्टिकली फॉलो नहीं करते ये वाला कॉन्सेप्ट। अब आजकल तो कहते हैं कि ठीक है, आप सप्लायर तेरे पोर्टल पे शो हो रहा है ना, उधर से एक्सेप्ट करो और उसका रिफंड ले ले, बस आजकल टाइम पे यही होता है। कोई सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट है नहीं प्रैक्टिकली। 51 का सबसेक्शन 4 कहता है ठीक है, TDS सर्टिफिकेट 5 दिन में देना होता है, नहीं दिया तो क्या होगा, 100 रुपये पर डे और मैक्सिमम 5,000 की पेनल्टी लग जाएगी, बस इतनी बात है। 51 का सबसेक्शन 4 कहता है। GST काउंसिल ने स्पेशल प्रोसीजर लिया, अब फिर एक SOP इशू करी। SOP इशू करके कहा ठीक है यार, सर्टिफिकेट इशू करना होता है 5 दिन के अंदर अंदर, बट अब सर्टिफिकेट इशू करने की रिक्वायरमेंट हम ख़त्म करते हैं। ये SOP निकाल के उन्होंने बताया कि ठीक है, सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। फिर सबसेक्शन 51 का सबसेक्शन 5 ये कहता है कि जब भी आप TDS मतलब डिडक्टर जब क्या करेगा, TDS काटेगा, जिस कंसर्न व्यक्ति का TDS काटेगा तो वो उसके कैश लेजर में वो एक्सेप्ट करोगे तो वो उसका शो होने लगेगा। ये बात सबसेक्शन 5 कहता है। ठीक है, अब जो भी आपका TDS है, TDS अगर आप ड्यू डेट तक जमा नहीं करते हो, TDS अगर आप ड्यू डेट तक जमा नहीं करते हो तो विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 18% की लायबिलिटी आपके ऊपर अराइज हो जाएगी। सेक्शन 51 का सबसेक्शन 6 ये बात कहता है। सेक्शन 51 का सबसेक्शन 7 कहता है अगर आपने पे ही नहीं किया तो ऑफिसर को ये बात पता चल जाती है, तो ऑफिसर क्या करेगा, रिकवरी करेगा। कैसे रिकवरी करेगा? रिकवरी प्रोसीडिंग का यूज़ करेगा, सेक्शन 73 74 का यूज़ करके। अब स्पेसिफाइड पर्सन और नोटिफाइड कैटेगरी के पर्सन से ये TDS का अमाउंट रिकवर कर लेगा। ठीक है, 51 का सबसेक्शन 8 ये कहता है बाय मिस्टेक आपसे ज़्यादा TDS काट लिया और जमा करा दिया, TDS काट के ज़्यादा जमा करा दिया, है ना, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो रेसिपिएंट है उसने TDS ज़्यादा काट के जमा करा दिया, तो वो सप्लायर के पोर्टल पे शो होगा, तो सप्लायर ने क्या पता उसका रिफंड ले लिया। अगर सप्लायर ने रिफंड ले लिया है, वापस ले लिया, तो बात ही खत्म हो जाती है। अगर नहीं लिया है तो फिर हम आपको क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, रिफंड क्लेम कर लेना। लेकिन अगर सपोज करो रिफंड ले लिया है तो फिर गवर्नमेंट वापस नहीं करेगी इस पैसे को। 51 का सबसेक्शन 8 ये बात कहता है। 51 का सबसेक्शन 1 फिर दोबारा पढ़ा रहा हूँ मैं, जिसमें ये कहता है कि स्पेसिफाई कैटेगरी में कितने व्यक्ति आएंगे। जो स्पेसिफाई कैटेगरी में CG आएगी, SG आएगी, इनका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट या कोई इस्टेब्लिशमेंट, लाइक इंडियन रेलवे हो सकता है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, या फिर लोकल अथॉरिटी लाइक गाँव की पंचायत हो गई, या शहर की म्यूनसिपैलिटी हो गई, या कंटेनमेंट बोर्ड हो गया, या रीजनल बोर्ड हो गया, ये और गवर्नमेंट की एजेंसी, ये स्पेसिफाई कैटेगरी में आती है। ठीक है, फिर नोटिफाइड कैटेगरी की बात करो तो नोटिफाइड कैटेगरी में या कोई अथॉरिटी हो गई। नोटिफाइड कैटेगरी में भी कितने हैं? 3 है, जिसमें अथॉरिटी या बोर्ड जिसको पार्लियामेंट ने एक्ट के तहत बनाया है, या अथॉरिटी और बोर्ड जिसको राज्य की विधानसभा के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट ने किसी अदरवाइज तरीके से स्थापित किया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने किसी अदरवाइज तरीके से स्थापित किया, ठीक है, जिसमें अपना स्टेक रख रखा है। सिंपल ये कहता है, जिस मतलब ये जो गवर्नमेंट ने बनाया है लाइक गवर्नमेंट के फंक्शन करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ दूसरा कि कोई भी सोसाइटी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने इस्टेब्लिश तो किया है और सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन भी करवाया है, या PSU, तो ये हो गए नोटिफाइड कैटेगरी के पर्सन, ये काटेंगे TDS। और ये हो गया इस स्पेसिफाइड कैटेगरी के पर्सन, ये काटेंगे TDS। कितना परसेंट काटेंगे ये मैंने यहाँ बता दिया। वैल्यू देखेंगे 2.5 लाख से ज़्यादा, ये 2.5 लाख से ज़्यादा है, TDS काट लिया जाएगा। इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है और नहीं पूछा जाता। ठीक है, TDS नहीं लगेगा, कब नहीं लगेगा? अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है तो TDS नहीं काटा जाएगा। PSU दूसरी PSU को सप्लाई करती है, कोई TDS नहीं काटा जाएगा। या टैक्स डिडक्टर दूसरे टैक्स डिडक्टर को सप्लाई करता है तो TDS नहीं काटा जाएगा। वैल्यू देखनी है 2.5 लाख से ज़्यादा। और अच्छा, ये जो वैल्यू है 2.5 लाख तक है तो TDS नहीं काटा जाएगा। 2.5 लाख की वैल्यू में GST एक्सक्लूड करके देखा जाएगा। ठीक है, वो वाली वैल्यू देखनी है। अच्छा, फिर इसके 51 का 1 का सबसेक्शन 1 का प्रोविज़ो बताया, जिसमें कहता है कि ये स्टेट A में सप्लायर है, स्टेट B में रेसिपिएंट है और प्लेस ऑफ सप्लाई किसी दूसरे स्टेट में निकल रही है।
प्लेस ऑफ सप्लाई किसी दूसरे स्टेट में निकल रही है। सपोज करो प्लेस ऑफ सप्लाई ये स्टेट है, ये भी स्टेट है, अब ये तो दूसरे स्टेट में आ गया ना, दैट इज रजिस्टर्ड तो यूपी में है। अब इसको टीडीएस काटने में परेशानी होगी क्योंकि दूसरे स्टेट का टैक्स हो गया, दूसरे स्टेट का। तो यहाँ पर कहता है कि कोई टीडीएस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। जहाँ पर आप ये लाइन पढ़ोगे आप देखोगे ना, नो टीडीएस अगर सप्लायर अलग स्टेट में है और रेसिपिएंट अलग स्टेट में, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई किसी दूसरे स्टेट में निकलती है। दूसरे स्टेट में मतलब रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे में। अब जरा ध्यान से देखना, सप्लायर दिल्ली में है, ये यूपी में, और प्लेस ऑफ सप्लाई किसी दूसरे में, मतलब कि एक लीगल लैंग्वेज पढ़ा हूँ मैं। लीगल लैंग्वेज ये मेरी देखो यहाँ पर लिखी हुई है, मैं ये देखो ये लीगल लैंग्वेज लिखी हुई है लॉ में 51 का प्रोविजन, ये एग्जाम में भी आया है इस बार, जहाँ पे कहता है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन स्टेट। सप्लायर जिसका टीडीएस काटा है उसकी लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन स्टेट, दोनों एक स्टेट में आ रही है। दैट इज लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन स्टेट which is different from the location of recipient, which is different from the location of recipient। तो सिचुएशन में टीडीएस नहीं काटना। सर देखो सपोज करो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन स्टेट, तो ये तो सेम स्टेट में आ गई, ये तो सेम स्टेट में आ गई। सपोज करो ये भी अलग स्टेट में, ये भी अलग स्टेट में, ये भी अलग स्टेट में है। अब तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई तो सेम स्टेट में नहीं है ना, नहीं है ना, तो अब टीडीएस काटा जाएगा। तो ये एग्जांपल याद रखना है, ऐसे देख लेना, लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन स्टेट है और ये दूसरे स्टेट में है, तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ठीक है, यही बात, ये बस इतना सही पढ़ना है टीडीएस के अंदर। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को कमेंट में ज़रूर लिखना दोस्तों। मैं रिवीजन वीडियो 10-10, 15-15 मिनट में चैप्टर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।